वेलकम टू क्लास नंबर 46। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहते हैं इन्हें हम फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, वो तो हुआ एक तरीका। लेकिन यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन में जो हमने एलिगेशन की स्किल सीखी थी, जो एक लाइन में हम एलिगेशन लगाते हैं, उसका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी आता है। तो वो एक स्मार्ट तरीका होगा इस तरह के क्वेश्चंस को, खासकर अरिथमेटिक वाले पोर्शन को सॉल्व करने का। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, तो हमें निकालना है कि पहले 20 टर्म्स का यहाँ पे सम क्या होगा। तो अगर पहले 8 टर्म्स की बात करूं तो उनका समेशन कैसे निकलेगा? 4/8/2 मतलब 4, 2 टाइम्स ए प्लस 8 टर्म है तो 7d। ये हो गया सम पहले 8 टर्म्स का। ये हमें किसके बराबर दिया है? पहली 12 टर्म्स का। तो 12/2 6 ब्रैकेट में 2a प्लस 12 टर्म है तो 11d। दोनों तरफ हमने सम वाली इक्वेशन लगा के इसे इक्वेट कर दिया। ये 2 बार, ये 3 बार। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 4a प्लस 14 टाइम्स d बराबर होगा 6a प्लस 33d के। अब यहाँ पे अगर हम दोनों को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो 0 इज इक्वल टू 2a प्लस 33 माइनस 14, ये देगा 9 और यहाँ से मिलेगा 1, 19d। 2a प्लस 19d की वैल्यू मुझे 0 मिली है। 20 टर्म का अगर मैं सम निकालूं फर्स्ट तो वो क्या होगा? 10, और फिर ब्रैकेट में ये वाला पार्ट आएगा। मतलब ओवरऑल मुझे 0 ही मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, if the 10th term of an AP is 2 and 28th term is 9, then what is 19th term? अब यहाँ पे इस तरह के सवालों में हम लगाते हैं अपना एलिगेशन की स्केल को। तो पहले अगर मैं एक स्केल ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे 10th टर्म जो है वो 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ T10, और 28वीं टर्म जो है वो लास्ट में है, यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं 28। हमें निकालना है 19 टर्म। 19 कहीं यहाँ पर कहीं आएगी, इसे हम लिख लेते हैं T19। अब अगर मैं देखूं 10th टर्म जो है उसकी वैल्यू क्या है? 2। 28वीं की 9। हमें निकालना है T19 की वैल्यू क्या होगी। अब अगर आप देखें तो T19 जो है वो एग्जैक्टली मिडिल टर्म है, T10 से लेके T28 तक। तो 28 प्लस 10 38 डिवाइडेड बाई 2 19। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है T10 से लेके T19 तक और T19 से लेके T28 तक, ये एकदम एग्जैक्टली सेम है, मतलब ये एकदम बीच वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ वैल्यू 9 से लेके 2, टोटल यहाँ पे कितना है? दोनों का सम कितना होगा? 11। 11 डिवाइडेड बाय 2 5.5। तो T19 की वैल्यू होगी 5.5। वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल स्केल हमें देखना होता है एलिगेशन की, वहीं से हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बजाय हम इसमें इक्वेशन लिखें फिर उन्हें ए और डी के लिए सॉल्व करें फिर अपना आंसर निकालें, तो उससे ये बेटर तरीका है, थोड़ा फास्ट काफ़ी ये काम करता है। और इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। इफ द 12th टर्म ऑफ एन एपी इज -10, 48th टर्म इज 62, हमें निकालना है 36th टर्म क्या होगी। तो अगेन यहाँ पे बना लेते हैं एक स्केल को। एलिगेशन की रहेगी स्केल, जैसे हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन में सीखी थी, बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ पर है T12, फिर है T48 और यहाँ कहीं है T36। अब 48 प्लस 12 60 डिवाइडेड बाय 2 30, मतलब 36 जो है वो मिडिल टर्म नहीं है और थोड़ा 48 की तरफ है। अब हम इस तरह के सवाल में कैसे लगाएंगे? 12th वाली जो है वो उसकी वैल्यू है -10, उसकी वैल्यू है -10। 48 की वैल्यू है 62। इतना मुझे पता चल गया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये वाला गैप जो हमने पहले गैप देखा था, कलर में चेंज कर देता हूँ, ये वाला ले लेते हैं। ये वाला जो गैप है ये कितना होगा? 36 माइनस 12 मतलब 24। तो यहाँ पे जो गैप है वो 24 टाइम्स डी रहने वाला है। तो अगर इस गैप को पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी समझ लेते हैं। यहाँ पे गैप कितना था? दोनों 19 और 10 में बीच में 9d का गैप आएगा।
यहाँ पे 19 से 28, यहाँ पे अगर आप गैप देखेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा 9 टाइम्स डी। तो गैप वहाँ पे दोनों में सेम था, इसलिए डायरेक्ट हम उसे उसका एवरेज ले लेते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनमें गैप है 24D और यहाँ पे कितना गैप है 12D, ये गैप है यहाँ पे। तो जैसे हमने वेटेड एवरेज देखा था, सेम कंसेप्ट अब यहाँ पे लग जाने वाला है। तो अगर इसकी वैल्यू में देखूँ 24D, ये है 10 -10 और ये है 62, टोटल कितना होगा 24 + 12 36। तो 36 टोटल वैल्यू किसे करस्पॉन्ड करती है, इन दोनों के बीच में गैप कितना आएगा, गैप की बात कर रहा हूँ मैं। तो 62 से -10 72, मतलब 1 की वैल्यू आएगी 2। इसका मतलब 1 की वैल्यू 2 आने का क्या मतलब, यहाँ पे जो गैप होगा ये कितना होना चाहिए, ये D है, D की वैल्यू हमने निकाली है 2, तो ये होगा 48। और यहाँ की अगर मैं वैल्यू देखूं तो वो कितना होगा, यहाँ पे है 12D मतलब 24। तो अब यहाँ तो आप -10 में 48 ऐड कर दीजिए या 62 में 24 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे सिंपल है, 48 में 10 घटाएंगे तो हमें 38 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल एलिगेशन, जो एलिगेशन ऑफ स्केल चलती है, जो हमने मिक्सचर एलिगेशन में सीखा था, एग्जैक्ट उसी तरह से ये काम कर रहा होता है। नेक्स्ट, if the sum of 12th term and 18th term of an AP is 15 and the sum of 18th term and 22nd term is 19, what is the sum of 27th and 33rd term? अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी हमें वैल्यू दे दी। पहला अगर मैं बात करूँ T12 और T18, इन दोनों का सम कितना दिया है 15। दूसरा मुझे दिया है, कलर चेंज कर देता हूँ, T18 और T22, इसकी वैल्यू दी है 19। अब जैसा हमने पहले देखा था पिछले क्वेश्चंस में कि हम मिडिल वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, अगर दो टर्म मुझे दी हैं उनकी मिडिल वैल्यू तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो T12 से लेके T18 तक इसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी बीच में, तो वो होगी 30 डिवाइडेड बाई 2 15। मतलब अगर मैं यहाँ से T15 निकालना चाहूँ कि 15th टर्म जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो मुझे पता है उसका, अब मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा दोनों का। 15 अगर सम है तो T15 की वैल्यू होगी 7.5। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे जो मिडिल टर्म आएगी वो T20 होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगेन एवरेज निकलेगा 19 का, मतलब 9.5। तो T15 मिल गया, T20 मिल गया। अब हमें निकालना था 27th और 33rd टर्म का सम। तो अगर 27th और 23rd का अगर मैं देखूं, इनका बीच वाली टर्म क्या निकलेगी, T30। तो अगर मुझे किसी तरह से T30 मिल जाए तो उसे मैं डबल कर दूंगा, तो वो 27 + 33rd वाली टर्म का सम बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे अपनी एलिगेशन वाली स्केल को। मुझे पता है T15, मुझे पता है T20 और मुझे निकालना है यहाँ पे T30। T15 की वैल्यू कितनी है 7.5, T20 की वैल्यू कितनी है 9.5। इनके बीच में गैप कितना है, कितने गैप रहेगा, अगर मैं D की टर्म्स में देखूं तो 20 और 15, मतलब 5D का गैप यहाँ पर रहने वाला है। ये वाला जो गैप है ये होगा 5D का। T30 और T20 में देखूं तो गैप कितना होने वाला है 10D का, मतलब ये वाला गैप डबल है इसका। और यहाँ की तो मुझे गैप पता है कितना, 9.5 और 7.5, मतलब यहाँ पे आ रहा है 2। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, जस्ट डबल, मतलब 4। तो 9.5 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा T30 की वैल्यू, जो कि हो जाएगी 13.5। बस T30 मिल गया, इसे अगर मैं डबल कर दूं मतलब 27। ऑप्शन नंबर डी वही बन जाएगा 27th और 33rd टर्म का सम। तो बिल्कुल एवरेज में यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे T12 और T18, ठीक है, इनका अगर मुझे 15 वैल्यू दी है तो मिडिल टर्म क्या होगी, इनकी एवरेज। अब अगर मुझे T30 एवरेज की वैल्यू पता चल गई तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे T27 और T33rd की वैल्यू मिल जाएगी। उसी कंसेप्ट को हमने जस्ट उल्टा करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट,
द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर -8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द 16th टर्म? सेम जैसा हमने ऊपर कंसेप्ट लगाया, अगेन मैं उसे लगाना चाहूंगा यहाँ पे. इस तरह से अगर मैं स्केल बना दूं, थर्ड T3 मुझे दी है, नाइन्थ T9 मुझे दिया है, और T16 निकालना है. T16 मुझे निकालना है. अब पहले अगर मैं इनका गैप लिख लूं तो यहाँ पे 6D का गैप आना चाहिए, ये वाला 9 - 3. और यहाँ पे कितना गैप आएगा? यहाँ पे गैप मिलेगा मुझे 7 टाइम्स D का. ये मुझे गैप पता चल गया. अब मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ मुझे क्या दी थी. थर्ड वाली टर्म की वैल्यू है -8 और नाइन्थ वाली टर्म की है 10. तो ये 6D जो है ये किसे करस्पॉन्ड करता है? इन दोनों वैल्यूज़ को. इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब गैप जो है, वही 6D वाला गैप है. तो 10 से -8 मतलब 18. तो D की वैल्यू मुझे यहाँ से मिली 3. D की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई. यहाँ पे है 7D, तो ये कितना हो जाएगा? 21. तो ये गैप अगर 21 है तो T16 निकालने के लिए 21 में मैं 10 ऐड कर दूंगा, मतलब 31. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ थर्ड टर्म इज -13 एंड सिक्स्थ टर्म इज -4. अब यहाँ पे 12 टर्म्स की बात हो रही है, 2 टर्म तो मुझे दिया हुआ है. तो अगर मैं सम का फॉर्मूला देखूँ तो उसमें मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए होती है, लास्ट टर्म चाहिए होती है. तो उसे अगेन मैं इस अरिथमेटिक वाली अपनी एलिगेशन वाली प्रोसेस से निकालना चाहूँगा. तो हम ऐसे बना लेते हैं इसे. पहले लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन है. तीसरा टर्म जो है T3 उसकी वैल्यू है -13. सिक्स्थ टर्म, यहाँ कहीं अगर हम सिक्स्थ टर्म मान लें T6, उसकी वैल्यू है -4. आखिरी टर्म होगी T12. इतनी वैल्यू मुझे पता है. अब मैं इसे सॉल्व करके देखता हूँ. पहले यहाँ पे गैप कितना आ रहा है? 3D का. ये वाला गैप 3D है और ये वाला गैप कितना है? 6D है, मतलब उसका जस्ट डबल है. क्या मुझे यहाँ पे गैप पता है? हाँ, मुझे यहाँ पे गैप पता है. दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? -13 से -4, मतलब मुझे सिर्फ गैप देखना है, तो वो है 9 का. यहाँ पे कितना होना चाहिए? जस्ट डबल उसका, मतलब 18. तो 18 में -4 में ऐड करूंगा तो T12 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 14. लास्ट टर्म मुझे मिल गई. अब मुझे फर्स्ट टर्म भी तो चाहिए. तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या करूं? इसी स्केल को मैं आगे बढ़ा देता हूं. तो T3 से अब हम चलेंगे T1 तक. यहां अगर मैं लिखता T1, अब T3 से T1 गैप कितना आएगा? 2 टाइम्स D का. अब 3D का मतलब 9 है, तो D का मतलब क्या है? 2. तो 2D का मतलब क्या होगा? सॉरी, हाँ, D का मतलब 3 होगा, तो 2D का मतलब क्या होगा? 6. तो -13 से 6 और मुझे इस तरफ शिफ्ट करना है. तो ये T1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? -19. अब फर्स्ट टर्म मिल गई, लास्ट टर्म मिल गई, टोटल टर्म्स मुझे पता है, तो सम का मैं फॉर्मूला लगा दूंगा. 12/2 मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो ये होगा 19 और 14 विथ माइनस साइन, -5. ये देगा -30. ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, अब सवाल आया हमारा जीपी का. द सेवंथ टर्म ऑफ एन जीपी इज 8 टाइम्स द फोर्थ टर्म. व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 48? तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है. सिंपल लिखते जाते हैं जो भी दिया है. सेवंथ टर्म जीपी का क्या होगा? AR⁶ बराबर दिया है 8 टाइम्स फोर्थ टर्म के. तो AR⁻3. ए से ए कैंसल, 3 से यहाँ पे पावर बचेगी 3. R³ अगर 8 है तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. ये पहली चीज मुझे पता चल गई. नेक्स्ट क्या दिया है? फिफ्थ टर्म, मतलब AR⁴ की वैल्यू मुझे दी है 48. R की पावर 4 है, R कितना है? 2. 2 की पावर 4 कितना होता है? 16. 16 से ये कितना जाएगा? तो A की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3. पूछा क्या है हमसे? फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म A होता है. ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट,
फाइंड द सम ऑफ सीरीज। अब सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। अब अगर ये चीज पहले से नहीं देखी हुई है तो ये कई बार हमसे नहीं बनती है, तो इसका कंसेप्ट हम पहले समझ लेते हैं। सीरीज दी है और इसका हमें सम निकालना है अप टू 100 टर्म्स तक। तो ये सीरीज कैसे दिखेगी? 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम्स 9 प्लस कब तक जाएगी? 100 टर्म्स तक यहाँ पर जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट हम इसे ऐड तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते, पर ये अगर मैं देखूँ स्क्वायर के आसपास की वैल्यूज हैं, 10 स्क्वायर माइनस 10 माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 क्यूब माइनस 1, है ना, तो 10 की पावर्स के आसपास वाली ये वैल्यूज हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसे अगर मैं देखूँ तो 10 माइनस 1 प्लस ये होगा 10 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये होगा 10 का क्यूब माइनस 1। इसी तरह से अगर मैं 100 टर्म्स तक जाऊंगा तो 10 की पावर क्या रहेगी वहां पे? 100, और अगेन -1 एक वहां पे दिखेगा। अब इन्हें अगर मैं सेपरेट सेपरेट करके देख लूं तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस ऐसे चलेगा ये 10 की पावर 100 तक। और माइनस एक एक जो है कितनी बार दिखेगा? 100 टर्म्स है तो 100 बार दिखेगा, तो 1 इंटू 100 100 माइनस 100। ये 100 आ रहा है इस एक एक की वजह से, जो -1 आएगा, टोटल 100 बार आएगा। अब इतना पोर्शन अगर आप देखो, ये वाला पोर्शन, तो ये हो गया हमारा सम ऑफ जीपी। 10 है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, और 10 जो है वो आर वाला फैक्टर है जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहता है। तो सम ऑफ जीपी का अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं 10, फिर ब्रैकेट, आर कितना है हमारा 10, पावर कितनी आएगी उसकी, यहाँ पे टोटल हमें n टर्म्स है तो यहाँ पे n 100 -1 डिवाइडेड बाय r -1 मतलब 10 -1। ये तो ग्लू वाली जो हमारी जीपी की टर्म थी उसका सम हो गया, माइनस एक 100 यहाँ पे बचा हुआ है। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, इस नीचे हो जाएगा हमारा 9, यहीं पर मैं कर देता हूँ इसे 9, और अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो 101 मतलब 10 को मुझे अंदर ले लेना है इसमें। 10 की पावर ये हो जाएगा 101, ठीक है, माइनस ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 10 देगा, माइनस 9 इससे मल्टीप्लाई होकर 900 देगा, डिवीजन में रहेगा 9, तो आंसर हमारा हो जाएगा 10 की पावर 101 माइनस, दोनों नेगेटिव हैं तो 910 डिवाइडेड बाय 9। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऐसा ही एक और सवाल हम देखते हैं। अब हमें ऐड करना है 5 वाली सीरीज को। तो इस सीरीज को अगर मैं पहले लिखूं तो ये होगा 5 प्लस 5 प्लस 555 प्लस टर्म्स कितनी है 100, तो ये 100 बार 5 रिपीट होगा। अब यहाँ से अगर मैं 5 को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 111 प्लस सो ऑन, 100 बार एक एक दिखेगा। अब इसे अगर मैं देखूं तो क्या इसे मैं उसी तरह जैसे मैंने ऊपर वाले फॉर्म में लिखा था पिछले क्वेश्चन में लिख सकता हूं क्या? यहाँ पे तो 10 + 1 है, लेकिन यहाँ पे तो 100 + 11 हो जाएगा, फिर आगे कुछ और हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तो 10 की मुझे कोई टर्म दिख ही नहीं रही है। तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम उसे जीपी की टर्म नहीं बना पा रहे हैं। तो अब इसे हम जीपी कैसे बना सकते हैं? तो हम हिंट लेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में। अगर 99 की सीरीज होती है तब हम उसमें जीपी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, तो क्यों ना मैं इसे 99 की सीरीज में कन्वर्ट कर दूं, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर दूं। तो पूरी टर्म को मैं 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 डिवाइड बाय 9, और अंदर क्या हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। अब इसका तो मुझे पता है, अभी जस्ट मैंने ऊपर कैलकुलेट किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/9 एज इट इज लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे, ऊपर हमने क्या निकाला था 10 की पावर 101 माइनस 910, 10 की पावर 101 माइनस 910 डिवाइडेड बाय 9। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि इसे जस्ट मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो उसकी वैल्यू ये हमने निकाली थी। यहाँ पे एक्स्ट्रा 5/9 को हमें आगे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें 5/9 तो सब में है, 10 की पावर 101, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन,
A ball is thrown from a height of 5000 meters. The ball bounces 4/5 times of its every last bounce. Calculate the total distance covered by the ball till it stops. तो अगेन ये जीपी वाला क्वेश्चन बनता है और ये जो 4/5 कितने टाइम्स रहता है ये हमारा आर फैक्टर बन जाता है। अब पहले अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं यहां से ऐसे, अब बॉल जो है मान लेते हैं कि यहां से ड्रॉप करी तो इतना डिस्टेंस उसने पूरा ट्रैवल किया, ये कितना रहेगा 5000। फिर क्या होगा, वो बॉल टकरा के वापस ऊपर जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी 4/5 पिछले डिस्टेंस का, और फिर नीचे आ जाएगी। फिर क्या होगा नेक्स्ट टाइम, अगेन इतना डिस्टेंस कवर करेगी जो कि इसका 4/5 होगा, अगेन 4/5। इस तरह से डिस्टेंस कम होता जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो ये जो सीरीज बनती है ये हमारी जीपी की सीरीज बनती है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है कि हम फर्स्ट टर्म कौन सा मानेंगे, बस यहीं पर सारा खेल शुरू होता है। अगर मैं देखूं पहले वाले बाउंस में तो यहाँ पे तो सिर्फ ऊपर से नीचे गिरी थी बॉल, यहाँ पे सिर्फ ऊपर से नीचे गिरी थी बॉल, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पहले ऊपर गई और फिर वापस उतना ही डिस्टेंस नीचे आई, सेम, फिर ऊपर बाउंस करी और उतना ही डिस्टेंस नीचे आई, सेम, फिर ऊपर बाउंस करी और उतना ही डिस्टेंस नीचे आई। इसलिए यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन पहली वाला जो फॉल था वहाँ पे रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं पहली डिस्टेंस को देखूँ तो 5000 मीटर था, तो उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं 5000 मीटर्स। नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाली डिस्टेंस कितना रहेगा 5000 का 4/5, मतलब एक तरफ की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा 4000। ये 4000 जो है ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट टर्म, क्योंकि इसके बाद जो है रिपीटिशन शुरू हो रहा है ऊपर नीचे दोनों बाउंस का। अब ये होगा कितना, 2 बार, तो डिस्टेंस कितना जितना आ रहा है उतना ही वापस आ रहा है, चीज सेम हो रही है। और ये इन्फानाइट सीरीज चलेगी, तो इन्फानाइट का सम क्या होता है, सम ऑफ इन्फानाइट सीरीज अगर मैं लिखूं तो वो होगा फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब यहाँ पे सम को बाद में हमें 2 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है, तो फर्स्ट वैल्यू जो है, फर्स्ट बाउंस जो है उसे हम ए मान लेंगे 4000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 4/5, 4/5। तो ये हमें देगा 5 - 4 1, 5 ऊपर मल्टीप्लाई होके मुझे दे देगा 20,000। अब ये 20,000 जो है ये क्या है, एक बार के एक तरफ का सिर्फ डिस्टेंस है, पर ऐसा हम 2 बार करेंगे क्योंकि ऊपर भी उतना ही डिस्टेंस जाना है, नीचे भी उतना ही डिस्टेंस जाना है, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 40,000। अब एक 5000 यहाँ पे जो पहला ड्रॉप था वो हमारा बचा हुआ है, तो उसे हम ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा हो जाएगा 45,000। यही हमारा आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि फर्स्ट टर्म हमें किसे लेना होता है और उसे आखिरी में ट्वाइस भी हमें करना होता है। बस इतना अगर आपको ध्यान हो गया तो सब कुछ सही है। चाहे तो आप फर्स्ट टर्म को पहले ही 2 से मल्टीप्लाई करके 8000 भी ले सकते हैं, तो भी आपका आंसर चेंज नहीं होने वाला। पर आप थोड़ा सा मेथड के हिसाब से अभी सीखिए, बाद में अपने हिसाब से जो यहाँ पे आप इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो वो सारी स्टेप्स आप अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा। तो ये था हमारा एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, खासकर ये सीरीज वाले क्वेश्चंस। अगर ये पहले नहीं देखे हुए हैं कैसे सॉल्व करना है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस ऑप्शंस इतने गंदे दिखते हैं कि हमें सॉल्व करने का मन नहीं करता। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो पहले से अगर देखी हों तो हमें एग्जाम में बेनिफिट मिल सकता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।